टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी से रह रही थी और टुनटुनी चिड़िया के पास एक बेटी थी जिसका नाम निन्नी चिड़िया था। वो दोनों पति पत्नी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। बंटी कबूतर ऑटो चलाने का काम करता था। ऐसे में एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण बंटी कबूतर की मौत हो जाती है और अब घर में कोई भी ऑटो चलाने वाला नहीं था। तभी टुनटुनी चिड़िया बाहर ऑटो खड़ा कर अपनी बेटी निन्नी चिड़िया को लेकर अपनी भाई मिट्टू तोता के घर जाती है और वो उससे कहती है, अरे भैया, अब निन्नी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। अब हमारा कोई भी सहारा नहीं है, हम दाने दाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तभी अचानक से मुझे आपका ख्याल आया, इसीलिए मैं आपके घर पर मदद मांगने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी निन्नी चिड़िया अभी बहुत छोटी है, इसीलिए आप हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? इस घर पर जितना कि मेरा अधिकार है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा भी है, इसलिए तुम इस घर में खुशी खुशी रह सकती हो। मैं तुमसे मना कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी तुम तो मेरी सगी बहन हो। अपने भाई की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी निन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया की भाभी बबली कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया का वहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी वो अपने पति मिट्टू तोता को अपने पास बुलाती है। आज सुनते हो, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे बहन, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, तुम्हारी भाभी मुझे बुला रही है, इसीलिए मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर बाद। उसके बाद मिट्टू तोता अंदर आता है और वो अपनी पत्नी बबली कबूतरी से कहता है, अरे भाग्यमान, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें पता नहीं मेरी बहन आई हुई है? मैं कहती हूँ, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो तुम अपनी बहन और अपनी भांजी को यहाँ रखने के लिए कह रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने क्या इन दोनों का ठेका ले रखा है जो हम इन्हें अपने घर में रखें? एक तो तुम्हारी कमाई बहुत कम है और फिर ऊपर से ये दोनों भी यहाँ पर रहेंगी। कहाँ से इतना सारा पैसा आएगा खर्चा करने के लिए? इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इसी वक्त अपनी बहन और अपनी भांजी को इस घर से रहने के लिए मना कर दो, उन्हें उनके घर वापस भेज दो। अगर तुम उन्हें उनके घर वापस नहीं भेजोगे तो मैं यहाँ से इस घर को छोड़कर अपनी मायके में चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी भी इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी। अरे जरा धीरे बोलो, अगर मेरी बहन सुन लेगी तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी मुझसे। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर रह लेगी तो फिर तुम्हारा क्या चला जाएगा उसमें? वो भी तो मेरी बहन है, तो क्या वो मेरे साथ नहीं रह सकती है? सुन लेगी तो सुन ले, मेरी बला से मैं तुम्हारी बहन से डरती नहीं हूँ। अब जाओ जल्दी से और अपनी बहन को इस घर से दफा कर दो। दोबारा मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम इसी वक्त उसे अपने घर से भगा दो और उससे कहो कि वो अपने घर पर रहने के लिए चली जाए। हमारे घर में उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसके बाद दुखी मन से उसका भाई मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और वो अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख लो या फिर तुम अपने घर में खुद जाकर रह लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। अरे भैया, तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम मुझसे बड़े हो, मुसीबत में तो अपना साया
की मरम्मत करूं? मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। मैं सुबह होते ही अपने काम पर चली जाती हूँ और शाम को घर वापस आती हूँ। अगर मैं एक भी दिन काम पर नहीं जाऊंगी तो मेरा मालिक पूरे एक हफ्ते की मजदूरी काट लेगा। इसीलिए मुझे रोजाना ही काम पर जाना पड़ता है और मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं करती हूँ। अगर मैं अपने घोंसले की मरम्मत अपनी बेटी से करवाऊंगी तो वो तो अपने घोंसले की मरम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। जब मुझे छुट्टी मिलेगी उसी दिन मैं अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे जब तुम्हें अपनी मालिक की तरफ से छुट्टी मिलेगी तब तक तो बरसात का मौसम शुरू भी हो जाएगा और तुम अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं कर पाओगी। और जब बरसात शुरू हो जाएगी तो तुम बरसात के मौसम में कहाँ रहोगी? तुम्हारे पास तो और कोई दूसरा घोंसला भी नहीं है जहाँ जाकर तुम रह सकती हो। इसीलिए मैं तो तुमसे कह रही थी कि तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लो। और अगर तुम अपने भाई के घर पर जाओगी तो तुम्हारी भाभी अपने घर में रखने के लिए मना कर देती है और तुम्हें धक्के मारकर वहाँ से भगा देती है। देखो बुरी बहन, तुम मेरे भैया भाभी के बारे में कुछ मत कहो। जब मुझे समय मिलेगा तब मैं अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगी। अब तुम अपने घर पर जाओ और तुम अपने घोंसले की मरम्मत करती रहना। मैं अपने काम के लिए लेट हो रही हूँ, इसीलिए मुझे अपने काम पर जाना है। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम भी करना है और फिर मुझे भी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आसमान में काले बादल आना शुरू हो जाते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मेरी बेटी घर पर अकेली है, उसके पास घर पर कोई भी नहीं है। मेरी रक्षा करना भगवान। टुनटुनी चिड़िया ऐसा कह रही थी कि तभी जोर से बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है। काम खत्म करने के बाद वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा था और उसकी बेटी बारिश में भीग रही थी। जब उसकी बेटी उसे देखती है तो वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये देखो, अपना घोंसला टूट गया और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो इसके सिवाय और कोई जगह नहीं है जहाँ जाकर हम रह सकते हैं। अरे हाँ निम्मी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि हम दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे। और फिर अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं किसी से जाकर मदद मांग लूं। और अब तो मैं अपने भाई के घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई के घर जाती हूँ तो मेरी भाभी हमें वहाँ पर रहने नहीं देती है, हमें भगा देती है। इसीलिए अब तो हम वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। अरे माँ, हम एक काम करते हैं, हम अपने पिताजी के ऑटो को अपना घर बना लेते हैं और हम उसी में रह लेंगे, क्योंकि हमारे ऑटो के अंदर तो बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही मजबूत बना है। इसीलिए हम दोनों उसी में रह लेते हैं। अरे निम्मी, ये बात तो तू एकदम ठीक कह रही है। हम अपने ऑटो को ही अपना घर बना लेते हैं। लेकिन ये आइडिया तब से मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब जब तक
बाद वो दोनों अपने ऊँटों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। थोड़ी देर बाद भूरी चिड़िया भी उनके ऊँटों में रहने आ जाती है, क्योंकि उसका भी बारिश में घोंसला टूट चुका था। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के एक जंगल में कालू कौवा एक बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर था और उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ऐसे में एक दिन कालू कौवा अपनी देखो टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बता देता हूँ। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम भूल कर भी कभी भी माँ बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे बच्चों पे सख्त नफरत है और मैं बच्चों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि बच्चे पूरे दिन घर में शोर मचाते रहते हैं, इसीलिए मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है, भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है, इसीलिए तुम मुझे माँ बनने से रोक नहीं सकते हो। और वैसे भी मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो टूनी, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मुझे बच्चे पसंद नहीं, तो मतलब नहीं। अब बात खत्म, अब अपना आगे का काम करो और मुझे सोने दो, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर कालू कौवा सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आती है। वो पूरे दिन यही सोचती रहती है। तभी वो कहती है, अरे ये कैसा कौवा है, इसे तो बच्चों से प्यार ही नहीं है, और मुझे तो बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और फिर बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अब मैं बिना बच्चों के कैसे रह सकती हूँ? ऐसा सोचते सोचते सुबह हो जाती है। तभी सुबह कालू कौवा टूनी से कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मेरा लंच पैक करके दो, मैं ऑलरेडी पहले से ही लेट हो चुका हूँ। अगर तुम टाइम पर मुझे लंच पैक करके नहीं दोगी तो और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। अब तुम जल्दी से मुझे मेरा लंच पैक करके दो, मैं ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अरे अभी लेकर आती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी आपको टिफिन दे दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवा को लंच लाकर देती है। तभी कालू कौवा कहता है, देखो टुनटुनी, अब मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को 5-6 बजे तक आ पाऊंगा, इसलिए तुम दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम आसपास के पड़ोसियों से ज्यादा बातें मत करना, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए तुम पड़ोसी बच्चियों से ज्यादा बातें मत करना। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी से चलकर दरवाजा लगा लो। उसके बाद टूनी चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है और वो अपने घोंसले में आ जाती है। तभी वो कहती है, हे भगवान, इस तरह से मैं तो घुट-घुट कर ही मर जाऊंगी। ये कौवा तो मुझे किसी से बातें भी नहीं करने देता है और न ही मुझे घर से बाहर निकलने देता है। अभी तो मेरी शादी को 2-3 दिन ही हुए हैं, कैसे मैं इसके साथ इतना लंबा जीवन गुजारूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। ये सब सोचते सोचते ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया के मौत के बाद कालू कौवा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवा के चेहरे से सारी चमक उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा की माँ सुंदरी कौवी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, टूनी बहू के मर जाने के बाद तूने ये अपना कैसा हाल बना लिया है? तू मेरी मान तो अपनी दूसरी शादी कर ले और अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दे। अरे माँ, अब मैं अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है, और अगर टूनी मुझे छोड़कर चली गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? लेकिन बेटा, मैं कब तक जीऊंगी?
अच्छी चिड़िया देखी है और उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। और टुनटुनी चिड़िया के पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तू उसके बच्चों को देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा और तू शादी के लिए अपने आप हाँ कर देगा। अरे माँ, मेरा शादी करने का कोई इरादा तो है नहीं है, लेकिन जब आप इतना कह रही हो तो फिर मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कालू कौवा की शादी टुनटुनी चिड़िया के साथ हो जाती है। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। अभी कालू कौवा उन दोनों बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, तुम यहाँ पर रह तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरी कोई भी चीज को छूना मत, क्योंकि मुझे बच्चों से सख्त नफरत है। लेकिन जब तुम यहाँ पर रह रही हो तो मेरी चीज को मत छूना, मैं पहले ही बता देता हूँ। अरे नहीं जी, आप मेरे बच्चों से कुछ मत कहिए, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, वो आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों में से एक भी बच्चे को पसंद नहीं करता था। ऐसे में एक दिन कालू कौवा अपना काम कर रहा था, तभी उसके पास गोलू चढ़ा जाता है। तभी वो अपने पिता से कहता है, पापा पापा, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे पटाखे लाने हैं, क्योंकि कल की दिवाली है, इसीलिए मैं भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाऊंगा। तू जा यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। चल भाग यहाँ से और मुझे अपना काम करने दे। तू सुबह सुबह मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। उसके बाद गोलू चढ़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी के पास आता है। तभी वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, पापा ने मुझे पटाखे चलाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तू रुक जा गोलू बेटा, तू रो मत, मैं अभी तेरे पिताजी से तेरे पटाखों के लिए पैसे लेकर आती हूँ। सुनिए जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं अपने बच्चों के लिए पटाखे लेकर आऊंगी। उनका पटाखे चढ़ाने का बहुत मन है, क्योंकि उनके सारे दोस्त भी बहुत बड़े बड़े पटाखे लेकर आए हैं, इसीलिए वो भी पटाखे मांग रहे हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देखो टुनटुनी, मेरे पास फालतू के पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर उसे पटाखे चलाने हैं तो कहीं पर जाकर काम धंधा कर ले, मैं उसे फालतू में पैसे नहीं दे सकता। और वैसे भी तुम तो जानती हो पटाखे कितने महंगे आते हैं। देखिए जी, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो आप मुझसे सीधे मना कर दीजिए, लेकिन मेरे बेटे से काम करने की मत कहिए, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है और अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, काम धंधा करने की नहीं है। इसीलिए तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं अपने बच्चों को पटाखे चलाने के लिए पैसे दे दूंगी। उसके बाद अगले दिन कालू कौवा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी बूढ़ी चिड़िया कालू कौवा के पास आती है और वो उससे कहती है, अरे पिताजी, कल की दिवाली है, इसीलिए आप मुझे बाजार से पटाखे और चक्री दिलवा लाइए। और हाँ, आप मेरे लिए 2 फुलझड़ी भी लेकर आना, क्योंकि रंग बिरंगी फुलझड़ी कितनी अच्छी लगती है। मैं अभी तुझे कुछ भी पटाखे दिलवाने के लिए नहीं जाऊंगा, तू जा यहाँ से। मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, चल जा यहाँ से। नहीं पिताजी, आप मुझे अभी पटाखे दिलवाने के लिए चलिए, मैं कुछ नहीं जानती, चलिए ना पिताजी। अरे बड़ी पागल चिड़िया है तू, जब मैंने तुझसे एक बार कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। चल भाग यहाँ से और मुझे अपना काम करने दे।
से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को अलग रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और कालू कौवा को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है। तभी वो कहता है, मैंने बूढ़ी चिड़िया को मारकर अच्छा नहीं किया, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। और वैसे भी दिवाली पर तो सब बच्चे पटाखे ही चलाते हैं, मुझे उसकी बात मानकर उसके लिए पटाखे लेकर आने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, कल की दिवाली है और अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसीलिए मैं कल टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को लाने के लिए चला जाऊंगा और जाते समय रास्ते में से कुछ पटाखे भी खरीद कर ले जाऊंगा, क्योंकि पटाखे चलाना तो सही बात होती है। मैंने तो बिना फालतू में उन दोनों बच्चों को बहुत डांटा था। उसके बाद कालू कौवा अगले दिन पटाखे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, और बच्चों तुम भी मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये देखो, आज दिवाली है और मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पटाखे लेकर आया हूँ। फुलझड़ी, अनार, रॉकेट बम, सब चीजें। आज तुम बड़े मजे से दिवाली मनाना, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे कालू कौवा को माफ कर देते हैं। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक राजू तोते का राज था। तोते राजा बहुत ही समझदार और ईमानदार थे। तोते राजा किसी भी पक्षी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करते थे। तोते राजा के राज में जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुशी से रहा करते थे। तोते राजा के जंगल के सारे पक्षी खेती किया करते थे और खेतों से जो भी फसल होती थी उन फसल को खाकर खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, तोते महाराज अपने महल में बैठे हुए थे। तभी तोते महाराज का दोस्त बबलू तोता वहाँ पर आता है। तोते महाराज बबलू तोते से कहते हैं, अरे बबलू तोते, क्या बात है, तुम यहाँ? अरे राजू तोते, मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूं। हाँ बबलू तोते, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताओ, तुम कैसे हो और तुम्हारे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? हाँ राजू तोते, मैं तो बहुत ही खुश हूँ और मेरे जंगल के सभी पक्षी भी बहुत ही खुश हैं। क्या तुम्हें पता है, इस बार तो हमारे जंगल के महाराज ने सभी पक्षियों के लिए एक एक घर बना दिया है, क्योंकि हमारे जंगल के सभी पक्षियों के पास घर नहीं थे और बारिश में हम सभी पक्षी भीग जाते थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे जंगल के सभी पक्षियों के पास भी घर नहीं है। मैं भी अपने जंगल के पक्षियों के लिए घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जंगल के सभी पक्षियों के लिए घर बना सकूँ। अब मैं क्या करूँ? अरे राजू तोते, तुम एक काम करो, तुम अपने पूरे जंगल में ऐलान करवा दो कि तुमने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी है और जो कोई भी पक्षी इस प्रतियोगिता में जीतेगा तुम उसे जंगल में एक अच्छा सा घर बना कर दोगे। हाँ बबलू तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो पक्षी यहाँ पर आ जाए। लेकिन प्रतियोगिता क्या होगी? राजू तोते, इस जंगल के आसपास किसी भी जंगल में टमाटर नहीं है। तुम सभी पक्षियों को टमाटर के बीज दे देना और उन सभी से कहना कि जिस भी पक्षी को सबसे ज्यादा टमाटर की फसल होगी तुम उसे जंगल में एक अच्छा सा घर इनाम में दोगी। हाँ बबलू तोते, तुम ठीक कर रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहकर बबलू तोता वहाँ से चला जाता है। फिर तोते राजा अपने वजीर उल्लू को बुला लेते हैं और उल्लू से कहते हैं, अरे उल्लू वजीर, मैं जंगल में एक प्रतियोगिता आयोजित करने वाला हूँ और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को मैं इनाम के रूप में जंगल में एक अच्छा सा घर बना कर दूंगा। जो भी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वे सभी पक्षी मुझसे यहाँ पर आकर मिले। ठीक है तोते महाराज, मैं भी पूरे जंगल में ऐलान करवा देता हूँ। इतना कहकर उल्लू वजीर जंगल में ऐलान करने के लिए चला जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है,
और कहता है, सुनो सुनो सुनो, तोते महाराज का हुक्म है कि वे जंगल में एक प्रतियोगिता आयोजित करने वाले हैं और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को इनाम के रूप में जंगल में एक घर मिलेगा। जो भी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो अभी तोते महाराज के पास चला जाए। ऐसा ऐलान करके उल्लू वजीर तोते महाराज के पास आ जाता है और तोते महाराज से कहता है, तोते महाराज, मैंने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया है कि जो भी पक्षी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो आपसे यहाँ आकर मिले। जंगल में तोते महाराज का ऐलान सुनने के बाद जंगल के सारे पक्षी तोते महाराज के पास आ जाते हैं। वो टोनी चिड़िया तोते महाराज से कहती है, तोते महाराज, हम सभी पक्षी आपने जंगल में जिस प्रतियोगिता का ऐलान किया था, हम सभी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपके पास आए हैं। हाँ मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, तो प्रतियोगिता यह है कि मैं तुम सभी को थोड़े थोड़े टमाटर के बीज दूंगा और तुम सभी को अपने अपने खेतों में वो टमाटर के बीज लगाने हैं और इन टमाटर के बीज से जो पक्षी मुझे सबसे ज्यादा टमाटर देगा, मैं उस पक्षी को जंगल में एक अच्छा सा घर बना कर दूंगा। ठीक है तोते महाराज, हम सभी पक्षी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आप हम सभी पक्षियों को टमाटर के बीज दे दीजिए। पर तोते महाराज सभी पक्षियों को थोड़े थोड़े टमाटर के बीज दे देते हैं। सारे पक्षी टमाटर के बीज लेकर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं और बारिश होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है और जंगल में बारिश होने लगती है। एक बार बारिश होने के बाद सारे पक्षी अपने अपने खेतों में टमाटर के बीज बोने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने सभी पक्षियों के टमाटर की फसल खराब करने की योजना बना ली होती है। आज जंगल के सारे पक्षियों ने टमाटर की फसल लगा ली है। अब मुझे इन पक्षियों की फसल को खराब करना है। इन पक्षियों की फसल खराब होने के बाद मैं अपने टमाटर के बीज जमीन में बो दूंगा और मुझे ही सबसे ज्यादा टमाटर होंगे। इस तरह मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। मुझे बादल भैया के पास जाना चाहिए और मैं बादल भैया के पास जाकर कहूँगा कि वे जंगल में आकर बारिश कर दे ताकि सभी पक्षियों की फसल खराब हो जाए और फिर बारिश हो जाने के बाद मैं अपने टमाटर की फसल लगा लूंगा। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा बादल के पास जाने लगता है। कालू कौवा बादल के पास आ जाता है और बादल से कहता, बादल भैया, आप मेरे साथ चलकर हमारे जंगल में बारिश कर दें। हम सभी पक्षियों को हमारे खेतों में फसल लगाना है। अभी तक हमारे जंगल में इतनी बारिश नहीं हुई है कि हम अपने जंगल में फसल लगा सकें। अच्छा ठीक है कौवे, मैं आज तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा सुनकर कालू कौवा अपने जंगल की तरफ खुशी खुशी चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है। कालू कौवे को बादल का इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन वो बादल बारिश करने के लिए आता ही नहीं है। बहुत देर इंतजार करने के बाद कालू कौवा सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। पर बादल तो बारिश करने के लिए आया ही नहीं। मेरा तो सारा प्लान खराब हो गया है। चलो अब मैं अपने खेत पर जाकर टमाटर के बीज बो देता हूँ। फिर कालू कौवा अपने खेत पर चला जाता है और अपने खेत में टमाटर की बीज बोने लगता है। वो टमाटर की फसल लगाने के बाद कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आ जाता है। चलो भाई, कल तो मैं भूल ही गया था कि मुझे तोते महाराज के जंगल में बारिश करना था। चलो मैं आज जाकर तोते महाराज के जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद तोते महाराज के जंगल में तेज बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर कालू कौवा बहुत ही घबरा जाता है। अरे ये बारिश कैसे शुरू हो गई है? अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मेरी तो टमाटर की फसल खराब हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बारिश होने के बाद बारिश बंद हो जाती है। कालू कौवे ने थोड़ी देर पहले ही टमाटर की फसल लगाई थी। तेज बारिश की वजह से कालू कौवे के टमाटर के बीज खराब हो जाते हैं और वही सारे पक्षियों ने बारिश से एक दिन पहले ही टमाटर के बीज बो दिए थे। इस वजह से उन पक्षियों की टमाटर की फसल खराब नहीं हुई थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे पक्षियों की टमाटर की फसल उग आती है।
और वहीं कालू कौवे के खेत में कुछ भी नहीं उगता है। सभी पक्षी अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। टोनी चिड़िया और सारे पक्षियों को अपनी अपनी मेहनत के अनुसार टमाटर की फसल होती है। टोनी चिड़िया को जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा फसल होती है। तो तोते महाराज सभी पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं और प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे पक्षियों, इस पूरे जंगल में टोनी चिड़िया को सबसे ज्यादा टमाटर की फसल हुई है। तो इस तरह इस प्रतियोगिता को टोनी चिड़िया ने जीता है। अब मैं अपने वादे के अनुसार टोनी चिड़िया को इनाम के रूप में जंगल में एक अच्छा सा घर बना कर दूंगा। और तोते महाराज टोनी चिड़िया को जंगल में एक घर बनाकर दे देते हैं। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।